हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स की अभ्यासकार पुस्तक, जिसका आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, वर्ग समीकरण। इंग्लिश इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे जब तक गणित पढ़ेंगे तब तक आपको ये पढ़ने के लिए मिलने वाला। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आप इसकी बुक में भी इस चैप्टर को पढ़ें और यहाँ अभ्यासकार पुस्तिका में भी पढ़ें, जिससे जो भी इसकी कॉन्सेप्ट है वो आप सीख पाओ। वर्ग समीकरण का ये मतलब है कि एक ऐसे समीकरण जिसमें जो x की घात होती है वो दो, अधिक से अधिक जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। 2 से कम भी नहीं हो और 2 से अधिक भी नहीं हो, तभी वह वर्ग समीकरण कहा जाएगा। जब x की जो डिग्री है वो 2 हो, यानी ऐसे समीकरण जिनकी डिग्री 2 होती है वही आपके वर्ग समीकरण कहलाते हैं। ठीक, और सिंगल वेरिएबल में भी होना चाहिए, याद रखना, सिंगल वेरिएबल में वो होने चाहिए तो आपके वर्ग समीकरण कहे जाते हैं। तो इसका हमने क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर नहीं लिखा, 2 से लिखना स्टार्ट किया। फर्स्ट में हमसे एक लिस्ट गिवन है और ये कहा गया आप ये बताइएगा कि जो समीकरण दिए गए हैं वो वर्ग समीकरण है या नहीं। तो वो सभी वर्ग समीकरण है, तो उसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सभी के सभी वर्ग समीकरण हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 2 से। आपको ये क्वेश्चन 2 में सवाल गिवन है x² = 36 और ये कहा गया इसको दोनों विधियों से सरल करिएगा। अब 2 विधियां कौन कौन सी हम आपको सरल करके बताते हैं और आपके समझ में आ जाएगा कौन कौन सी 2 विधियां। वर्ग हमने कहा जैसे इधर किसी संख्या का ट्रांसपोजिशन करते, पक्षांतर करते, तो x ये पावर है, इसका पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके वर्गमूल में जाएगा। ये इधर वर्गमूल है तो उधर वर्ग में जाएगा, इधर वर्ग में कोई संख्या है तो उधर वर्गमूल में जाएगी। एडिशन में सब्ट्रैक्शन में जाएगी, सब्ट्रैक्शन में एडिशन में जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगी, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। अपने के विपरीत दिशा में वह संख्या जाती है। तो x पर पावर 2 है तो उधर किस में चली जाएगी, इधर वर्ग है तो उधर हो जाएगा वर्गमूल जैसे। तो पहली विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रथम विधि। प्रथम विधि से हमें इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। तो हमको गिवन है x² = 36, तो केवल x की वैल्यू फाइंड करनी। इधर 2 है तो उधर पावर में जाएगा 1/2 और 1/2 का ही क्या मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है रूट या करड़ी या स्क्वायर रूट। आप जो समझ पाए वही आपके लिए अच्छा है। स्क्वायर रूट कहिएगा, रूट कहिएगा, करड़ी कहिएगा। अब इसका मतलब होता है वर्गमूल लेना। ये चिन्ह किसी संख्या के ऊपर लगा हो या ये 1/2 किसी नंबर के ऊपर लिखा हो तो इसका मतलब होता है उसका वर्गमूल लेना। वर्गमूल से मतलब है कि किस संख्या का वर्ग 36 होता है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका उसी संख्या का उसी संख्या में पहाड़ा पड़े तो जो संख्या प्राप्त होती है उसकी वर्ग कहलाती है। आपने जितने भी पहाड़े पढ़े हैं या याद किए टेबल, उनमें सब में आपने वर्ग पढ़ा होगा। जैसे आपने 2 से याद करते तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 4 आया, तो 2 का वर्ग 4 हो गया। इसी प्रकार से आपने 3 की टेबल पढ़ते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 का जब 3 बार पहाड़ा पढ़ते तो 9 कहते हैं। 3 3 जार 9, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इसी प्रकार से 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36। इस प्रकार से टेबल आप पढ़ते हैं तो वो वर्ग सब कहे जाते हैं। तो ये देखो 36 किसका होता है, 6 का। या अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप इसको क्या करें, गुणनखंड इसके कर लें। 36 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, गुणनखंड तो कम से कम करने आपको आ ही गए होंगे। अब तो हमने इसके गुणनखंड किए, जब तक एक नहीं आ जाए तब तक गुणनखंड करते रहते, पेयर बनाते हैं। एक पेयर हमारा ये बन गया, एक ये, यहां से 2 बार, यहां से 3 बार, 3 दूनी 6 और प्लस माइनस लगाते हैं, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी +-6। अब तुम कहोगे आपने प्लस माइनस क्यों लिख दिया, ये तो नया फंडा है कुछ। बिल्कुल है नया फंडा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ा है तो अच्छी बात है। देखिएगा अब प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि 6 का 6 में गुणा करें तब भी 36 आते हैं और -6 का -6 में गुणा करें तब भी 36 आते हैं। तो जब हमने वर्गमूल लिया है तो हम कैसे कहेंगे ये किसका था। जैसे हमने क्या किया, -6 का गुणा -6 में किया तब भी भैया 36 आए, 6 का गुणा 6 में किया तब भी तो 36 आए। तो आप ये बताइएगा जब हमने वर्गमूल लिया 36 का तो कौन किसको लेंगे, आप +6 को लेंगे कि -6 को लेंगे। इसलिए हमने दोनों साइन लगाए हैं, प्लस और माइनस। एक विधि से ये सरल हो गया। अब देखो दूसरी विधि क्या है इसे सॉल्व करने की।
पुनः दूसरी विधि ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास 36 था, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 भी तो लिख सकते हैं। हमने जब आपको सर्व समकाएं पढ़ा थी तो वहां पर एक चीज ये पढ़ाई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में अगर कुछ भी हो तो उन्हें गुणा में एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। अब देखो क्या वो ऐसी चीज है, एक्स का स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कौन सी सर्वसम का आपको यूज करवा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में अगर कुछ हो तो इनको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार गुणा में घटा देते हैं। इस सर्वसमता का प्रयोग इसमें हम करने वाले हैं, इस आइडेंटिटीज का प्रयोग इसमें करने वाले हैं। तो इन्हें भी आप एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये भी लिखी हुई है। तो एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब 0 से अलग अलग दोनों गुणनखंडों की तुलना कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस की 6। ठीक, अब इसकी तुलना करेंगे जब x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इक्वल टू 6। यहाँ से भी एक मान माइनस का एक प्लस का, यहाँ से भी एक मान प्लस का एक माइनस का आएंगे, तो उतना ही। तो इन सवालों को, ऐसे सवाल जब गिवन हो आपको, तो आप दो तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमसे कहा गया था दोनों विधियों से सरल कीजिएगा या हल करिएगा, तो हमने आपको दोनों विधियों से हल करके इसको दिखाया और जो समझाने लायक था वो भी हमने आपको समझाया। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसको आप एक लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की क्लास आपके परसदीय स्कूल से संबंधित जो भी चैप्टर हैं, जो भी बुक्स हैं, वो सब पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर हमारा क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। समझते हैं क्वेश्चन थर्ड। यहाँ पर देखिए थर्ड में भी कहा गया कि आप इसको सॉल्व करके, आप जब उसमें पढ़ेंगे इसके जो कहा गया है इसमें कि आप सॉल्व करिएगा और इसकी जांच भी करिएगा, यानी उत्तर की जांच भी अपने आप ही करो, सही किया है कि गलत किया है। तो देखिएगा पहला वाला क्या है इसमें, पहला है 64p स्क्वायर इक्वल टू 121। ठीक, तो कैसे करेंगे आप, इस विधि से करिएगा, इससे ज्यादा सरल पड़ेगा आपको। इसको लिख सकते हैं हम 8p का होल स्क्वायर और ये 121 इक्वल टू 0, तो 8p का होल स्क्वायर और इसे लिख दो 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इतनी जानकारी आपको होगी कि 64 8 का वर्ग होता है और 121 11 का वर्ग होता है, होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। तो 8 में पहुंचते पहुंचते अगर किसी ने आपको पढ़ाया होगा तो इतनी जानकारी निश्चित रूप से होगी आपको, और नहीं है तो फिर आप ऐसे करोगे तब भी वहीं लौट के आओगे, तो आपको जानकारी करनी पड़ेगी। अब देखो ये किस फॉर्म में लिख गया, हमारा इस फॉर्म में लिख गया है, ये आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कुछ हो तो इनको एक बार आप एडिशन कर दीजिएगा और एक बार सब्ट्रैक्शन गुणा में कर देंगे। ठीक, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, दैट इज 8p प्लस 11 और 8p माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर की अलग अलग हम 0 से कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि हमें मान तो p का चाहिए। तो जब 8p प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो 8p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 11 का एडिशन हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ले हमें तो p की वैल्यू चाहिए, तो 8 को भी हटाइएगा, 8 का इधर क्या हो रहा, गुणा हो रहा, तो उधर में किस में जाएंगे, भाग में। तो ये हो गया p इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 8, एक वैल्यू आपकी ये आती। दूसरा देखिएगा जब 8p माइनस 11 इज इक्वल टू 0, अब देखो 11 इधर घट रहे हैं, तो बराबर के जब उधर जाएंगे तो किस में जाएंगे, जोड़ में चले जाएंगे, यानी चिन्ह बदल जाएगा। तो 8p इज इक्वल टू क्या हो गया 11, फिर 8 का गुणा हो रहा, तो फिर इसको भी भाग में भेज दो, p इज इक्वल टू क्या आ गया 11 अपॉन 8। ये दो आपके आंसर इसके आ गए। अब उत्तर की जांच करने के लिए क्या, देखो ये 3 सवाल आपके हैं, तो जांच में हम आपका एक बता दे रहे हैं, उसी हिसाब से जांच आप कर लेना। ठीक, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो p की वैल्यू निकली है एक एक करके यहाँ पुट करो और उधर की साइड या यहाँ पुट कर लीजिएगा, इसमें रख लो चाहे उसमें रख लो। देखिएगा जांच, आप हेडिंग डालेंगे जांच। ठीक, हमारे पास सवाल ये है 64p स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0 है, तो हम p स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर हमारा 64p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, जरा इसका स्क्वायर करना, 121 बटे 64 हो जाएगा, 121 बटे 64 माइनस 121,
हमें क्या लाना, जीरो लेके आना। तो जीरो लेके आना तो इसकी हम साइड लेके चले LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। RHS अगर हमको मिल जाती है तो हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी, नहीं मिलती है तो हम गलत कर रहे होंगे। 64 ये 64 कट जाएंगे, हमारे बचे 121 माइनस 121, ये भी इससे कट गए बराबर 0। RHS आ गई। इसका मतलब हमने ये जो आंसर निकाला है वो सही है। इसी प्रकार से देखिएगा दूसरा, इसका दूसरी जांच करते हैं हम। दूसरी जांच में हमें P इक्वल टू 11/8 रखेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा 121/8। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा 64, P स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 121/8 64 और माइनस 121 बराबर 0। हमने LHS आर ले ली, ठीक, आप लिखें LHS। तो ये 64 कट गया, ये आ गया 121 माइनस 121, ये भी कट गया, इक्वल टू 0 आ गया RHS। जांच में कुछ खास नहीं है, लेकिन आनी आपको इसलिए चाहिए ये पता कर पाएंगे हमने सही किया कि गलत किया। तो ये हो गया हमारा दूसरा, और तीसरे को हो गया पहला पार्ट। आप इनको नोट करिएगा, फिर समझते हैं तीसरे का दूसरा और तीसरा पार्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसका सेकंड क्या है। सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है। देखो क्या लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में है ही, तो इसको 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी आइडेंटिटी जो लगानी है वो आप यहाँ लिखिएगा, जिससे आपको ये अच्छे से कंठस्थ याद हो जाए कि हाँ इस प्रकार की भी कोई आइडेंटिटी होती है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कुछ लिखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे लिखा हो तो वापस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ एक्स है, तो इनको एक बार एडिशन कर दीजिएगा, ठीक है, और एक बार मल्टीप्लाई में सबट्रैक्शन कर दीजिएगा, इक्वल टू हमारा 0 चल रहा है। अब दो गुणनखंड हमारे पास हो गए, दोनों की अलग अलग 0 से तुलना कर लेंगे हम। तो यहां लिखेंगे हम जब x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस की 1/2, एक वैल्यू हमारी ये निकल आई। दूसरा, जब x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। हो गया, बस इतना से था। इसी प्रकार से देखो तीसरा, इसमें क्या गिवन है हमको, थर्ड ये गिवन है। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जैसी करोगे, क्रॉस से मतलब इस प्रकार से कैंची गुणा जैसी करोगे, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 36। अभी देखो दूसरा वाला सवाल ये आ गया, अभी दूसरा हमने कराया था, ये वही है, तो दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 4। देखिएगा 4 क्वेश्चन हमको क्या गिवन है। 4 क्वेश्चन गिवन है कि एक संख्या के वर्ग का दोगुना 128 है। एक संख्या के वर्ग का दोगुना 128 है, तो संख्या बताओ। सवाल आप पढ़ लेना। चौथा, एक संख्या के वर्ग का, पहले संख्या मानेंगे, उसका वर्ग करेंगे, उसका दोगुना करेंगे, 128 के बराबर रख देंगे। तो आप लिखेंगे यहां पर माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब प्रश्नानुसार वह क्या करता, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या का वर्ग कर दिया, दोगुना 2 का उल्टा कर दिया, कितने बराबर 128। सवाल जैसा कहा था वैसा हमने खुद बना लिया, 128 आ गया। 2 का गुणा हो रहा है तो भाग में भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128/2, अर्थात रह गया 64, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 64। इधर से वर्ग हटाओगे, उधर जाके वर्गमूल लगेगा, तो ये हो गया हमारा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 64, या x इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस 8। ले सवाल हमारा हो गया। वह संख्या 8 या माइनस 8 है। अब जांच कर लो उत्तर अपने आप, ऐसी संख्या ले, हमने 8 उठाई, संख्या 8 का वर्ग किया 64 आ गया, 64 का दूना किया 128 आ गया, जांच हो गई। माइनस 8 का वर्ग किया, ये भी 64 आ गया, 64 का दूना किया 128 आ गया। चौथा सवाल आ गया। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। अब हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन 5, देखिएगा इसको हम, हाँ 5 यहाँ कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप नोट करते जाइएगा। एक आ गया, किसी लड़के ने दूसरे लड़के से पूछा है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो उसके व्युत्क्रम के बराबर है। व्युत्क्रम से मतलब ये है, जैसे हमने कहा कि 2 क्या 1/2 के बराबर है, नहीं। क्या कोई ऐसा नंबर है, तो उसने कहा नंबर तो उसने बता दिया, लेकिन उसने ये कहा हमें सॉल्व करके बताओ कैसे करेंगे। सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, तो आप बताइए सॉल्व कैसे करेंगे।
आप बताइए सॉल्व कैसे करेंगे। हम मान के चलेंगे मानव संख्या x है, हम क्या मानेंगे, मानव संख्या x है, उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो उसके आपस में बराबर ही आ रहा है। तो हम लिखेंगे मानव संख्या x है, मानव संख्या x है। तब प्रश्न में क्या कहा गया, संख्या और उसका वर्ग आपस में वो उसका व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम कहा जाता है, यानी उस संख्या का रेसिप्रोकल कर दो तो वो व्युत्क्रम कहा जाता है, बराबर आपस में। तो फिर बताओ संख्या क्या है। अच्छा, इसके भी बटे में एक मान लें तो कोई फर्क पड़ेगा। अब सवाल कैसा बन गया, जैसा ये लिखा है तीसरा सवाल, 6/x x/6 क्रॉस मल्टीप्लाई जरा करना, तो ये हो गया हमारा x² = 1। तो x = आपका आ गया ±√1, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट इज x = आ गया आपका +-1। आप 1 का व्युत्क्रम करो तब भी 1 ही रहेगा, -1 का व्युत्क्रम करो तब भी -1 ही रहेगा। तो ऐसे यही संख्या एक है जो उसके व्युत्क्रम के भी बराबर, चाहे 1 हो या -1 हो, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। तो ऐसी संख्या बताएंगे या तो 1 या -1 जो अपने व्युत्क्रम के ही इक्वल होती है। आप इसको नोट करिएगा। समझते हैं क्वेश्चन 6। अब देखिएगा नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक स्कूल में 169 एनसीसी कैंडिडेट हैं। एनसीसी एक चीज होती है जो अगर आप कुछ स्कूलों में पढ़ने जाएंगे तो इंटर से शुरू हो जाती है, यानी आपको लगभग फौज की ट्रेनिंग दी जाती है, एनसीसी कैडेट बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप कुछ नया नहीं समझे, जो हम पढ़ने जाते हैं तो वहीं से एक अलग से पढ़ाई चलती है, मतलब एक ट्रेनिंग दी जाती है, लेफ्ट है वो चलने फिरने की, उठने बैठने की, हथियारों को खोलना बंद करना, ये सब सिखाया जाता है उसमें। तो वहां पर 169 कैंडिडेट हैं। परेड हो तो उनके कैप्टन ने कैडेट्स को उतने ही पंक्तियों में खड़ा किया कि जितनी पंक्ति में बच्चे थे। जैसे अगर हमारी 10 पंक्तियां बनाना चाहते हैं तो एक पंक्ति में भी 10 ही बच्चे खड़े होंगे। तो फिर बताइएगा कि एक पंक्ति में कितने लड़के खड़े किए और कितनी पंक्तियों की संख्या है। पहले आप समझ लीजिएगा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और 169 स्टूडेंट है। ठीक, इनको हम ऐसे खड़ा करना चाहते हैं कि अगर हमने मान लो 12 लाइनें बनाना चाहते हैं, ये 12 लाइन में सब बच्चे खड़े हो जाते, एक प्रत्येक लाइन में भी 12 स्टूडेंट होने चाहिए। यानी वर्ग बनाना हमें, वर्ग बनाने का मतलब है इस प्रकार से खड़ा करना, किधर से भी आप देखो तो बिल्कुल चौकोर दिखाई देना चाहिए। ठीक, जैसे अगर हमने एक लाइन में 5 स्टूडेंट खड़े किए तो 5 ही लाइनें बनेंगी। ठीक, 5 ही लाइनें बनेंगी, तो ये वर्ग बन जाएगा आपका। ठीक, अब अगर किसी वर्ग में इसी प्रकार से स्टूडेंट खड़े हैं, इसी प्रकार से आपके वर्ग बन रही है, ये वर्ग बन गया। अब आपसे कहा जाए स्टूडेंट गिनो, तो जब आप देखोगे यार यार एक लाइन में 5 ही लड़के हैं और लाइनें भी 5 ही हैं, तो 5 का 5 में गुणा कर दो, इधर भी 5 इधर भी 5, 5 25, ये लड़के 25 होंगे। एक एक करके गिनने की हमें आवश्यकता ही नहीं, बन गया वर्ग। वही स्थिति यहाँ पर है। तो हम ये मान के चलेंगे एक पंक्ति में x लड़के हैं तथा पंक्तियों की संख्या भी x ही है। ठीक, अब x, एक पंक्ति में लड़के x, पंक्तियों की संख्या भी x, तो आपस में गुणा करोगे x² हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट निकल आएगा। वो किसके बराबर रख देंगे, 169 के। सवाल हो गया। देखिएगा, माना पंक्तियों की संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में छात्र भी x ही हैं। छात्र भी x ही होंगे, क्यों? क्योंकि वो जो टीचर है, उनका इंस्ट्रक्टर है, वो उनको वर्ग में खड़ा करना चाहता है। तो वर्ग में तो खड़ा हम तभी कर पाएंगे जितने एक लाइन में छात्र हैं उतनी ही लाइनें हो। तो हमने एक लाइन में जो छात्र हैं वो भी x माने, लाइनों की संख्या भी x मानी और छात्र में खड़े होने, लाइन में खड़े होने वाली छात्रों की संख्या भी x मानी। तब कुल छात्र कितने हो जाएंगे, तब कुल छात्र बराबर, तब कुल छात्र हो जाएंगे, जैसे अभी हमने यहाँ गुणा करके निकाला था, x का x में गुणा किया, 5 का 5 में गुणा किया, तो मतलब लाइनों की संख्या गुणा एक लाइन में बच्चों की संख्या, गुणा कर दो तो टोटल बच्चे निकल आएंगे, यानी x²। लेकिन हमें तो दिया गया कुल छात्र तो 169 ही है। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप, प्रश्नानुसार लिखेंगे x² = 169। ठीक है, अब इधर से वर्ग हटाएंगे तो उधर जाके वर्गमूल आ जाएगा, x = √169। ये किसका वर्ग होता है, 13 का होता है। ठीक है, हम आपको मौजमानी बता दे रहे, आपको समझ रहे होंगे। तो ये आ गया आपका +-13। तो क्या यहाँ पर माइनस चिन्ह लेके चलेंगे? लड़कों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती है। लाइन में अगर कुछ लड़के खड़े हैं तो वो नेगेटिव नहीं होंगे। तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या भी संख्या 13 है और लाइनों की संख्या भी 13 ही है। तो 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 हो जाएंगे। तो आप माइनस चिन्ह यहाँ पर लेके
नहीं चलेंगे। अर्थात यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू -13, ठीक, ये नॉट इज इक्वल टू -13, यानी ऐसा होना संभव नहीं है। अतः प्रत्येक पंक्ति तथा पंक्तियों की संख्या 13 होगी। अतः प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों 13 है। आप इतना लिख देंगे, यानी x बराबर आंसर सही से आ गया हमारा 13। छात्रों की संख्या भी एक पंक्ति में 13 है और 13 ही पंक्तियां हैं। समझ पाए होंगे, छोटा सवाल था लेकिन हमने पूरा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, अगला क्वेश्चन 7 में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन 7 में देखिए क्या कहा गया है कि आपके पिताजी ने मान लीजिएगा एक जमीन खरीदी है और वो जमीन है 2000 वर्ग फुट, यानी कोई प्लाट खरीदा, लेकिन प्लाट आपके वर्गाकार ना होकर के कैसा है, आयत के आकार का है, इस प्रकार से, ठीक। लेकिन जिससे आपने जमीन खरीदी उसने ये कह दिया भैया लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, ये लंबाई है ये चौड़ाई, वो 5:4 के अनुपात में है। ये 5:4 के अनुपात का ये मतलब होता है कि लंबाई जो भी होगी वो 5 के पहाड़े में आ रही होगी। क्या हो सकती है लंबाई? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70 इस प्रकार से हो सकती है, 5 के पहाड़े में आएगी। चौड़ाई 4 के अनुपात में, तो चौड़ाई का मतलब है कि ऐसी संख्या होगी जो 4 के पहाड़े में आ रही होगी, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 इस प्रकार से। समझ पाए? उसने तो ये बता दिया, लेकिन जब आपने जमीन ले ली और नाप के पता किया तो आपको पता चला अरे इसकी चौड़ाई तो 50 फीट है, लंबाई 50 फीट निकली जा करके और चौड़ाई 40 फीट निकली जा करके। तो आप ये बताइएगा जो उसने बताया था आपको क्या सही बताया था या गलत बताया था? जिस मालिक से आपने जमीन ली है क्या उसने सही बताया था कि गलत बताया था? हमारी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, इनका गुणा करो 50 और 40 का गुणा करो 2000 वर्ग फुट आ रहा है, एक चीज सही है। अनुपात निकालने का क्या मतलब होता है? जब किसी संख्याओं का अनुपात निकालते जो उनमें कॉमन नंबर होते हैं उनको हटा देते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं वो उनको हटा देते हैं। जैसे कॉमन नंबर हमने लिखा 50/40 लिख दो, अनुपात का मतलब ये होता है, ठीक। ये ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात। अब देखो कॉमन नंबर क्या है, ये 0 ही दिखाई दे रहा है हमको, हट गया। अब क्या आ गया आपका 5/4, या इसी को लिख दो 5:4। तो उसने जो बताया था सही बताया, गलत क्यों बताएगा? वो जो जमीन बेचेगा वो झूठ क्यों बोलेगा? ठीक है, तो जो उसने जानकारी दी थी वो सही दी थी, ऐसा कुछ भी खास नहीं। लैंग्वेज में लंबा सवाल लिखा है लेकिन कुछ करने के लिए उसमें नहीं है। ये था क्वेश्चन 7। बस ये सत्यता की जांच करनी थी हमको कि जो जमीन मालिक ने हमें जमीन की क्वांटिटी बताई थी वो हमारी सही थी या गलत थी। तो ये हो गया क्वेश्चन 7, ठीक। अब आगे सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणनखंड करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणनखंड करना सीखेंगे अगले क्लास में। इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं 2 से लेकर के 7 तक। पहला नहीं कराया हमने, क्योंकि बता दिया उसमें सभी सत्य हैं, सभी वर्ग समीकरण हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।